हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज ये हमारी पहली वीडियो है हिंदी की और इसमें हम जो हमारा चैप्टर है वर्णमाला उसके अंतर्गत एक टॉपिक है स्वर। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए आप पूरी वीडियो में हमारे साथ और मैं आपको अच्छे से टॉपिक मतलब आपके कंसेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्वर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ है कि जब हम स्वरों को बोलते हैं यानी कि उसका उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, परिभाषा के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, परंतु अयुग्म अंक अंगूर और ए जुड़ने से वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि परिभाषा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11, और वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है 13। ओके, स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। हमेशा याद रखना कि संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है, अच। स्वर के भेद यानी कि प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखना कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो हमारे मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए का अनार, छोटे ई की इमली, छोटा ऊ का उल्लू और ई का ऋषि। ये 4 हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर। दूसरा है हमारा संधि स्वर। यह स्वर अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। संधि का मतलब होता है यानी कि अर्थ होता है ज्वाइन करना या जोड़ना या मिलाना। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यह स्वर अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। संधि स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, यह स्वर सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। दीर्घ संधि स्वर कैसे बनते हैं, सजातीय स्वरों के मेल से। अब एक शब्द आया है सजातीय, इसका अर्थ होता है समान उच्चारण वाला स्थान, यानी कि वे स्वर जो समान उच्चारण यानी कि समान उच्चारण वाला स्थान यानी कि जो समान स्थान से बोले जाए। ठीक है, तो दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3। दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3। तो हमारे दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, आ का आम, बड़े ई की इमली और बड़े ओ की ऊन। बड़े ऊ की ऊन, ये 3 हमारे होते हैं दीर्घ संधि स्वर। आ का आम, बड़े ई का ईख और बड़े ऊ की ऊन। जैसे ए का अनार और ए का अनार, इसके मिलाने से क्या बना, आ का आम। छोटी ई की इमली और छोटी ई की इमली, इनको मिलाने से क्या बना, बड़ा ई का ईख। छोटे ऊ का उल्लू और छोटे ऊ का उल्लू, इन दोनों को मिलाने से क्या बना, बड़े ऊ की ऊन। तो जो हमारे ये तीनों बने इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि स्वर। और संधि स्वर के अंतर्गत ही जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम संयुक्त संधि स्वर। क्या बोलते हैं, संयुक्त संधि स्वर। यह स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। जो संयुक्त संधि स्वर होते हैं ये विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। विजातीय का अर्थ होता है जिन स्वरों का उच्चारण स्थान समान नहीं होता। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान समान नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं विजातीय स्वर। तो संयुक्त संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4।
जो हमारे संयुक्त संधि स्वर है इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त संधि स्वरों की संख्या होती है 4। तो हमारे कौन कौन से होते हैं संयुक्त संधि स्वर? ए की एड्डी, आई की ऐनक, ओ की ओखली और ओ की औरत। ये 4 होते हैं हमारे संयुक्त संधि स्वर। तो ए की एड्डी कैसे बनती है? ए के अनार और छोटी ए की इमली से। और बड़ी ए की एड्डी कैसे बनती है? ए के अनार और छोटी ए की एड्डी से। ठीक। ओ की औरत, ओ की ओखली कैसे बनती है? ए के अनार और छोटे ओ के उल्लू से। और औ की औरत कैसे बनती है? ए के अनार और ओ की ओखली से। इट मीन्स ए के अनार और ए से और ई से क्या बनता है? ए। ठीक है। और जब हमें आई की ऐनक बनानी हो तो ई को रिप्लेस कहीं से कर देंगे हम? ए से। उसी तरह ए और उ क्या बनता है? ओ। और जब है औ बनाना हो तो ऊ को हम रिप्लेस कर देंगे कहीं से? ओ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उच्चारण काल यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण काल यानी कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर पहला जो प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा को हम लघु मात्रा भी बोलते हैं। एक मात्रा को हम क्या बोलते हैं? लघु मात्रा भी बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर यानी कि इसमें बहुत कम समय लगता है। एक मात्रा का समय यानी कि लघु मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? ए का अनार, वही छोटी की इमली, छोटा ऊ का उल्लू और री का ऋषि। यही हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं और यही हमारे मूल स्वर भी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। एक होता है हमारा ए का अनार, इसकी कोई मात्रा नहीं होती इसलिए हम इसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। सभी स्वरों की मात्रा होती है लेकिन ए की मात्रा नहीं होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है इसलिए हम इसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। अब आप रीजन समझो कि ए की मात्रा होती क्यों नहीं है। क्योंकि ए ऐसा स्वर है जो सभी व्यंजनों में अंतर्निहित रहता है। अंतर्निहित का मतलब है छिपा हुआ रहता है। आप कै कबूतर यानी कि कै से लेकर और है यानी कि है हल तक किसी भी व्यंजन को बोलिए, आपको उसके बाद में ए की ध्वनि सुनाई देगी। इसलिए हम इसे अमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि ये सभी व्यंजनों में इसकी ध्वनि छिपी हुई रहती है यानी कि अंतर्निहित रहती है, इसलिए हम इसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद उच्चारण काल यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा टाइप है, वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितना लगता है? 2 गुना समय, यानी कि 2 मात्रा के बराबर या द्विमात्रिक, या फिर हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में यानी कि इसे बोलने में हमें 2 दुगना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा के बराबर समय लगता है। तो दीर्घ स्वर ये हमारे कौन कौन से होते हैं? आ का आम, बड़े ई की ईख, बड़े ऊ की ऊन, ए की एड्डी, आई की ऐनक, ओ की ओखली और औ की औरत। ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर ए का अनार, छोटी का ईख, छोटे ऊ का उल्लू और री का ऋषि। ठीक है, इन सभी को जो बच के इन्हें छोड़ते हैं, मतलब जो मूल ह्रस्व स्वर होते हैं ना, ए का अनार, छोटी की इमली, छोटे का उल्लू और री का ऋषि, इन सबको छोड़ कर जो हमारे बचे हुए हैं सब क्या होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद जो हमारा उच्चारण काल यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर का प्रकार होता है वो होता है तीसरा, यानी कि प्लुप्त स्वर। कौन सा? प्लुप्त स्वर। यह स्वर संस्कृत में संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबोधन का अर्थ होता है पुकारना।
संबोधन का अर्थ क्या होता है? पुकारना या किसी को बुलाना। ठीक है, यह स्वर संस्कृत में संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्लुप्त स्वर। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ से राम। ठीक है, तो राम के जो अंदर ये हमारे 3 हमने एस लिखे हुए हैं, इस एस को हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर का चिन्ह। ठीक है, और ये 3 बार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी को पुकारने या संबोधन करने के लिए हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लुप्त स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, तो याद रखना का प्लुप्त स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, यानी कि त्रिमात्रिक समय लगता है। 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। अब हमारा तीसरा है मुख द्वार, यानी कि मुख विवर के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है संवर्त स्वर। कौन सा है? संवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि जब हम स्वर को बोलते हैं और हमारा मुख यानी कि दोनों होंठ लगभग बंद रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संवर्त स्वर। यानी कि जीभ को ऊपर लेकर जाते हैं तालु के पास, जीभ को ऊपर लेकर जाते हैं तालु के पास। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, एक शब्द आया है तालु। तालु का अर्थ क्या होता है? तालु का अर्थ होता है मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। तालु का अर्थ क्या होता है? मुंह के भीतर की जो हमारी छत है, यानी कि ऊपर का हिस्सा है, उसका पिछला भाग। यानी कि आप अगर जीभ लगाकर देखो तो सबसे पहले आप दांत से जीभ लगाओ और पीछे साइड की तरफ ले जाओ, तो आप महसूस करोगे कि हड्डी से होते हुए थोड़ी दलदली जगह में चली जाती है हमारी जीभ। ठीक है, तो जो हमारी ऊपर की छत का वो दलदली भाग है, उसे हम बोलते हैं तालु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो संवर्त स्वर, इसमें हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, दोनों होंठ बंद रहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये कौन कौन से होता है? छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ और बड़ाऊ। ये हमेशा याद रखना कि ये संवर्त स्वर होते हैं, यानी कि छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ और बड़ाऊ। दूसरा हमारा प्रकार होता है अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर। तो अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का अर्थ होता है आधा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, अर्ध संवर्त स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में यानी कि बोलते समय जो हमारा मुख द्वार है वो आधा बंद रहता है। तो अर्ध संवर्त मतलब अर्ध संवर्त स्वर कितने होते हैं? 2। कौन सा? ए की ईडी और ओ की ओकड़ी। ठीक है, अर्ध संवर्त स्वर कितने होते हैं? 2। ए की ईडी और ओ की ओकड़ी। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से अर्ध संवर्त स्वर कौन है? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें इन दोनों में से कोई एक होगा, वही आपको चुनना है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा टाइप होता है विवर्त स्वर। क्या होता है? विवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है उसे हम बोलते हैं विवर्त स्वर। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं विवर्त स्वर को, इसमें हमारा मुख द्वार पूरा खुला रहता है। तो विवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं? आ और आ। आ और आ, यानी कि आ के ऊपर चंद्र बिंदु और आ का आम, ये 2 हमारे विवर्त स्वर होते हैं, यानी कि जीभ को नीचे लेकर जाते हैं तालु से दूर। तालु से दूर। अभी मैंने आपको तालु का मीनिंग बताया है, तालु का अर्थ बताया है कि हमारे मुंह के भीतर की जो ऊपर की छत है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? तालु। ठीक है, तो विवर्त स्वर में हम जीभ को नीचे लेकर जाते हैं तालु से दूर। जो हमारा 4th टाइप है वो होता है अर्धविवर्त स्वर। अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, अर्ध का मतलब आधा, यानी कि अर्धविवर्त स्वर कौन से होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार
आधा खुला रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ध विवर्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन से होती है? ए है अनार, ए से एड्डी, औ से औरत और आ। ठीक है, ये होते हैं हमारे अर्ध विवर्त स्वर। आपको ये याद रखने हैं कि अर्धविवर्त स्वर कौन से होते हैं, संवर्त स्वर कौन से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है निम्नलिखित में से कौन संवर्त स्वर है, निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, विवर्त स्वर है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जैसे ए एक अर्धविवर्त है, ए की एडी, औ की औरत और आ, ये सब क्या है? अर्धविवर्त स्वर है। अब आ जाता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी कि जो हमारी जीभ होती है इसके प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो सबसे पहला आता है अग्र स्वर। ठीक है, कौन सा? अग्र। अग्र का मतलब होता है आगे। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। ठीक है, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले वाले भाग का प्रयोग किया जाता है। अग्र स्वर में के उच्चारण में जीभ, जो हमारी जीभ होती है, इसके अगले भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अग्र स्वर में, तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटे ई की इमली, बड़े ई का ईंक, ए की एड्डी और ऐ की ऐनक, ये 4 हमारे अग्र स्वर होते हैं। छोटे ई की इमली, बड़े ई का ईंक, छोटे ई की एड्डी और बड़े ऐ की ऐनक, ये 4 हमारे अग्र स्वर होते हैं। तो जीभ के आधार पर जो हमारा स्वर का दूसरा टाइप है वो है मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य का अर्थ क्या होता है? बीच में। मध्य का अर्थ क्या होता है? बीच में। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच यानी कि मध्य के भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मध्य स्वर यानी कि हम मध्य स्वर एक ही होता है, क्या होता है? ऐसे अनार। मध्य स्वर एक ही होता है, क्या होता है? ऐसे अनार। और जीभ के आधार पर जो हमारा स्वर का तीसरा टाइप है वो होता है पार्श्व स्वर। पार्श्व स्वर, इस स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पिछला भाग, यानी कि जीभ के पिछले भाग का प्रयोग किया जाता है। और पार्श्व स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? आ का आम, छोटे ओ के उल्लू, बड़े ओ की ऊन, ओ की ओखली, ओ की औरत और आ, ये क्या होते हैं? हमारे पार्श्व स्वर। ठीक है, हमने जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ लिए। अब अगला टाइप है होठों के स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार। जो हमारे होठ होते हैं इसके आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है अवृतमुखी स्वर। क्या है? अवृतमुखी स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, यानी कि जब हम अवृतमुखी स्वर का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे होठ गोल नहीं होते हैं। तो अवर्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? ए का अनार, आ का आम, छोटी ई की इमली, बड़ा ई का ईंक, ए की एडी और ऐ की ऐनक, ये जो 6 होते हैं ये हमारे अवर्तमुखी स्वर होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो होता है वर्तमुखी स्वर। वर्तमुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमुखी स्वर। तो ये कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ का उल्लू, बड़े ऊ की ऊन, ओ की ओखली, ओ की औरत और आ, ये क्या होते हैं? हमारे वर्तमुखी स्वर। इट मीन्स आप ऐसे समझो कि वर्त, आपने मैथ में तो वर्त पढ़ा ही होगा, जिसे हम गोला बोलते हैं। तो वर्तमुखी, वर्तमुखी वर्त मतलब गोल, यानी कि वर्त का मतलब होता है गोल, तो वर्तमुखी, तो इसका मतलब होठ गोल हो जाएंगे। ठीक है, बोलते समय। तो कौन कौन से होते हैं?
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ और औ। ठीक है, ये होते हैं हमारे वर्तमुखी। और अवर्तमुखी, ए मतलब जिसमें हमारे ए का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ना ही होता है। तो अवर्त, वर्त का मतलब गोल, ए पहले लग गया तो यानी कि गोल नहीं हो गए, मुखी यानी कि मुख, यानी कि अवर्तमुखी, यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये हमारे स्वरों के कुछ प्रकार यानी कि भेद थे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं, तो ऊपर मैंने स्वर लिखे हुए हैं और नीचे उनकी मात्राएं लिखी हुई है। तो जो सबसे पहले है ए, इसकी यानी कि कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती है ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये सभी व्यंजनों के बाद में इसकी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, यानी कि व्यंजन में ए की ध्वनि अंतर्निहित रहती है, तो इसलिए इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरे नंबर पे है आ। इस आ के आम की मात्रा होती है यानी कि एक डंडा। फिर है ई की इमली, इसकी मात्रा होती है ये। फिर है बड़े ई का ईंख, इसकी मात्रा होती है ये। फिर है छोटे ऊ का उल्लू, इसकी मात्रा होती है इधर को, यानी कि जिसकी पूंछ इधर को घूम जाए लेफ्ट साइड में। फिर होती है बड़े ऊ की ऊन, इसकी मात्रा होती है ये, जिसकी पूंछ घूम जाए राइट साइड में। फिर होता है री का ऋषि, इसकी मात्रा ये होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे हमने बोला ना कृपया, कृपया शब्द में जो कै होता है और कै के नीचे मात्रा लगी होती है, वो री की ऋषि की मात्रा होती है। ठीक है। फिर ए की एडी, और इसकी मात्रा ये होती है। जैसे हमने लिख दिया कै, और कै के ऊपर एक मात्रा लगा दी, क्या बन गया के। तो जो कै के ऊपर वो एक मात्रा लगी होती है वो कहीं की होती है, ए की एडी की। ठीक है। फिर उससे आगे है आई की ऐनक, इसकी मात्रा होती है ये। तो हमने जो आई की ऐनक है ना, इसकी मात्रा क्या होती है, ऊपर दो मात्रा, यानी कि हमने लिख दिया है हल। ठीक है, उसके ऊपर लगा दी हमने दो मात्रा, तो क्या बन गया है। तो है के ऊपर जो दो मात्रा होती है वो कहीं की होती है, आई की ऐनक की। जैसे हमने लिख दिया। फिर अगला नेक्स्ट है हमारा ओ की औरत, इसकी मात्रा होती है ये वाली। ठीक है। तो ओ की औरत की मात्रा कौन सी होती है, ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया कै, और कै के हमने एक डंडा खींच दिया, उसके ऊपर एक मात्रा, तो क्या बन गया, को। तो यानी कि कै के साथ कौन सी मात्रा है, ओ की औरत की मात्रा। और फिर है नेक्स्ट हमारा ओ की औरत, सॉरी ओ की ओखली की। फिर नेक्स्ट है हमारा ओ की औरत, और ओ की औरत की मात्रा कौन सी होती है, ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया कौन, तो कौन शब्द में किसकी मात्रा है, ओ की औरत की। अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए आपको समझना है बहुत अच्छे से, ये मैंने स्वरों के उच्चारण स्थान लिखे हैं। मैं पहले आपको इनका अर्थ बताऊंगा, उसके बाद किस स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहला है कंठ। सबसे पहला क्या है, कंठ। कंठ हम बोलते हैं जो हमारे गले की घंटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ। दूसरा होता है तालु। दूसरा क्या है, तालु। दूसरा है हमारा तालु। तालु का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मुंह के भीतर की भाग है हमारा, जो मुंह के भीतर का भाग है, ऊपर की छत है, उसका पिछला भाग, यानी कि जो दलदला भाग है, उसे बोलते हैं हम तालु। थर्ड है मूर्धन्य। मूर्धन्य हम बोलते हैं मुंह के भीतर की ऊपर की छत का अगला भाग। अब मतलब महसूस करिए, ठीक है। दांत से जीभ लगाई और अंदर की साइड को हमने दांत से जीभ लगा के मतलब अंदर की साइड घुमाना शुरू किया, तो जो हड्डी वाला भाग है
इसे बोलते हैं मूर्धन्य, और जो पिछला भाग है दलदला उसे बोलते हैं हम तालु या तालव्य। चौथा हमारी टर्म है दांत, ये आप सब लोग जानते हैं। पांचवा है ओष्ठ यानी कि होठ, होठ को ही हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ। फिर है कंठ तालव्य, यानी कि दोनों को हमने ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मिला दी, इनकी संधि कर दी, कंठ तालव्य। फिर है कंठ ओष्ठ्य, यानी कि कंठ और ओष्ठ्य। फिर है वतस्य, वतस्य ये क्या होता है, दंतमूल यानी कि मसूड़ा। ठीक है, वतस्य को हम क्या बोलते हैं, दंतमूल यानी कि मसूड़ा। तो ये 8 है, ये हमारे स्वर के उच्चारण स्थान होते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन सा स्वर का क्या उच्चारण स्थान होता है। देखिए, ए का अनार और आ का आम, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि हमारे गले की जो ये घंटी होती है ये। ए का अनार और आ का आम, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। छोटे ई की इमली और बड़े ई का ईंख, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है तालु यानी कि तालव्य। छोटे ई की इमली और बड़े ई का ईंख, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है तालु या तालव्य। छोटे ऊ की ऊल और बड़े ऊ का, छोटे ऊ की उल्लू और बड़े ऊ की ऊन, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ यानी कि होठ। छोटे ऊ का उल्लू और बड़े ऊ की ऊन, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ यानी कि होठ। फिर आया नेक्स्ट ऋषि, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य। फिर है नेक्स्ट ए की डी और ऐ की ऐनक, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ प्लस तालव्य, यानी कि हमारा गला और मुंह के ऊपर की छत का पिछला भाग, इन दोनों को मिला के हम इन दोनों का उच्चारण स्थान करते हैं, किसका, ए की डी और ऐ की ऐनक, इन दोनों का उच्चारण स्थान हम कहीं से करते हैं, कंठ प्लस तालव्य से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओ की ओखली और ओ की औरत, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि गला और हमारे होठ। ठीक है। ओ की ओखली और ओ की औरत, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ भी आप ले लो, ए, इस ए का उच्चारण स्थान क्या है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ओष्ठ, तालु, कंठ, मूर्धन्य, तो आप क्या चुनोगे, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा आपके एग्जाम में। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था स्वर, आपने पढ़ा, आपके समझ में आया होगा, उम्मीद मैं यही करता हूँ। ठीक है, जैसा भी आपको लगा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। ओके, बाय।